गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। मैं आपके साथ आपका निखिल सर और हम डेली की तरह पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है जीके काफ़ी वास्ट है और हमारा जो एग्ज़ाम है RIMC सैनिक स्कूल RMS इनके लिए उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि कौन से फूड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे राइस। राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट खाने का कंपोनेंट है, ये खाने का कंपोनेंट है जो हमें क्या करता है, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइस। और कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन ये है आज के लिए, पहला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से खाने हैं जो फूड आइटम्स है जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उनके जो नाम है आप वो हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल चेंज है जो हमें ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। पहला हमारा आंसर है एवेपोरेशन ऑफ वाटर, सेकंड है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, थर्ड है मूविंग ऑफ अ व्हील और चौथा है ब्रेकिंग ऑफ अ ब्रिक। देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस हमने अपने लास्ट लेक्चर में, वीडियो में, क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज कहलाते हैं। कैसे ये होते हैं? ये इर्रिवर्सिबल होते हैं। ये चेंजेस जो है वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो जो है वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। देखिए एवेपोरेशन ऑफ वाटर को हम रिवर्स कर सकते हैं, मूविंग ऑफ व्हील को रिवर्स कर सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ ब्रिक, एक अगर हम ईंट लें और उसको तोड़ दें तो हम उसकी मिट्टी से फिर से दोबारा ईंट बना सकते हैं। तो ये तीनों जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं। और जो चौथा जो हमें दे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो है वो इर्रिवर्सिबल चेंज है। और यही हमारा सही आंसर होगा कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो है वो केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो फ्यूल होता है हमारी गाड़ी में, जो होता है जब हम पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है ना, वो एनवायरमेंट में चला जाता है गैसेस के रूप में। हम उसको दोबारा उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन बर्निंग। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो आग को जलने में सहायता करती है? तो आग को जलने में सहायता करने वाली गैस जो है वो है ऑक्सीजन। यदि किसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं हो और वहां पे हल्की फुल्की सी चिंगारी हो रही हो, काफी टाइम ऐसा होता है, मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि किसी ऑफिस में आग लगी, उसमें हल्का फुल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ और किसी ने जब तक तो वो बंद था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने अचानक से गेट खोला तो उसमें बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस एनवायरमेंट में पहले ऑक्सीजन नहीं होती है, जब जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलती है बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आग को इग्नाइट होने में काफी हेल्प करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा ऑक्सीजन। यहां पे हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, विच गैस इज आइडल टू एक्सटिंग्विश फायर। ऐसी कौन सी गैस है जो आग को रोकने में सक्षम होती है? तो हमारा आंसर यहां होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। इसको हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नाइट्रोजन जो है वो एक अक्रिय गैस है, ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, ये कलरलेस, ओडरलेस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस होती है। तो यहां पे हमारा आंसर सही होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मिनिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसका कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? तो ये क्वेश्चन हम बार बार रिपीट पे पढ़ रहे हैं, लगभग हर एक क्लास में हमारी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आंसर होगा 35 ईयर्स। 30 ईयर्स किसके लिए होगा? ये होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स होनी चाहिए,
राज्यसभा। और लोकसभा मेंबर्स के लिए, लोकसभा मेंबर्स के लिए हम बात करेंगे तो 25 इयर्स का होना जरूरी है लोकसभा मेंबर बनने के लिए। तो यहाँ पे फिर से रिपीट पे हमारा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 इयर्स, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स और लोकसभा मेंबर बनने के लिए 25 इयर्स का होना किसी कैंडिडेट का जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल वो कहां है, क्या नाम उसका नाम है, देखते हैं। तो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है इसका नाम है एंजल फॉल्स। किस कंट्री में है, इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, कंट्री का नाम है वेनेजुएला, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। किसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहां पे अनीमोमीटर, अनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड, साथ में लिखते भी जाएंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो फिर देखते रहिए, यूज्ड टू मेजर स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड। अनीमोमीटर से हम क्या करते हैं, विंड की, हवा की, उसकी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको नापते हैं। डायनामोमीटर क्या करता है, डायनामोमीटर हम इस डायनामोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लिखेंगे यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स produced by a rotating shaft। हमने एक वर्ड डिस्कस किया हुआ है अपनी क्लासेस में, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, आई थिंक हमने ऑनलाइन वाली क्लास में तो नहीं किया हुआ है, कि डायनमो क्या होता है। डायनमो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, उस चीज को नापने के लिए हम डायनामोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीज्मोमीटर। सीज्मोमीटर हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे जो सीज्मोमीटर है उसका इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज को नापने के लिए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, आंसर होगा हमारा सीज्मोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम किसको मेजर करने के लिए, रेडिएशन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो लाइट की रेडिएशन होती है उसको मेजर करने के लिए, रेडिएशन ऑफ लाइट, या फिर वेवलेंथ को नापने के लिए, हम वेवलेंथ को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द, ठीक है चलिए, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो टॉप लेयर है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर यहां सही होगा, लिथोस्फीयर के नाम से अर्थ के टॉप मोस्ट जो लेयर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज अ क्रिकेट पिच। क्रिकेट की जो पिच होती है जिसपे हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल डालता है, बैट्समैन यहां से बॉल जो है बॉल को खेलता है, तो जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 22 यार्ड्स, या फिर 22, हिंदी में बोलते हैं इसको गज, 22 गज, 22 यार्ड्स की जो है वो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। आज की क्लास में बच्चों क्वेश्चंस कुछ कम रखे हुए हैं, क्योंकि जो है नोट्स हमारे पास में कम बन पाए थे, इसलिए हमने कम क्वेश्चंस रखे हुए हैं। 20 क्वेश्चंस है, बट एज यूजुअल हम जैसे कि अपने साथ में लेक्चर में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में। अभी तक हमने लगभग जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली हमने 150 के आसपास क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे अभी तक। तो मेरा मोटिव यही है कि हम पूरी, जब तक हमारी क्लास चलेगी तो हम एक वाइड जो है रेंज ऑफ सिलेबस कवर कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर आपकी तरफ से कोई डाउट होता है या फिर कोई कमेंट या फिर फीडबैक होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिटन नेशनल एंथम ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ये है क्वेश्चन का कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है
वो लिखा हुआ था। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने इंडिया का लिखा हुआ उनका तो नाम हमें पता है, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और यही है जिन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है। चलिए, एक हमारे पास में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या लिखा हुआ था? इन्होंने जो लिखा हुआ था उसका नाम है, उस नेशनल सॉन्ग उसको बोलते हैं, है क्या नेशनल सॉन्ग है? नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग का नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो इन्होंने लिखा हुआ था। अच्छा, कौन सी बुक में ये लिखा हुआ था, कौन सी किताब में ये संकलित है? तो उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, आनंद मठ। आनंद मठ में ये जो है, ये इन्होंने, ये बुक है, इसमें ये वंदे मातरम सॉन्ग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि बांग्लादेश का भैया जो है वो नेशनल सॉन्ग के राइटर कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की या फिर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया की, तो कौन सा है? वो है वंदे मातरम। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। किस बुक में लिखा हुआ था? उस बुक का नाम है आनंद मठ। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? देखते हैं भैया, जो थार डेजर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। जो थार डेजर्ट है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो गोबी डेजर्ट है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। गोबी डेजर्ट ये कहाँ है? साउथ ऑफ मंगोलिया। साउथ ऑफ, इसकी जो लोकेशन है वो साउथ ऑफ मंगोलिया और नॉर्थ चाइना। नॉर्थ चाइना मतलब इसका कुछ पार्ट जो है वो मंगोलिया के सदर्न हिस्से में और कुछ पार्ट जो है वो चाइना के नॉर्दर्न हिस्से में आता है। तो गोबी डेजर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कहां है? साउथ ऑफ मंगोलिया, नॉर्थ ऑफ चाइना। दूसरा है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट हमारा सही आंसर है, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। जो लद्दाख डेजर्ट है इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। चलिए, और लास्ट है हमारा कच्छ डेजर्ट। कच्छ डेजर्ट कहां है? ये हमारा गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा थार डेजर्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड पे देख ली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन हाउ मेनी ईयर्स? जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कितनी कितनी साल में जो है वो आयोजित किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तो हमारा सही आंसर यहां होगा, ये टोटल 4 साल के गैप में, 4 साल के इंटरवल पे ये जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी जो जस्ट रिसेंट होने वाला है वो 2024 ओलंपिक्स होने वाले हैं। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पेरिस में। ये जो है पेरिस में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा 2028 ओलंपिक्स जो है, 2028 ओलंपिक्स, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? इस कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है लॉस एंजलिस, या फिर इसको, इन गेम्स को LA28 के नाम से भी जाना जाता है। तो ओलंपिक गेम्स जो है टोटल 4 साल के अंतराल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 24 का जो ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक्स होंगे, वो पेरिस में होंगे, और 28 की जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के नाम से किसको जानते हैं? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यदि आप हमारी क्लास देख रहे हैं और नए हैं तो जल्दी से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे डेली जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वो आपको मिलती रहे। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड वाटर डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं 4 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो हम दिन सेलिब्रेट या फिर जिनकी मेमोरी में मनाते हैं वो थे लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की रचना करी हुई थी। ब्रेल स्क्रिप्ट को उन्होंने इन्वेंट किया हुआ था। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे होगा, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे।
वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो हम कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल जो मैंने नाम बताया आपको, लुईस ब्रेल, इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई थी उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, तो उनके लिखने और पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट बनाई होती है जो कि किसी भी सरफेस पे इनग्रेव्ड होती है, ताकि वो अपने आंख अगर उनकी नहीं है तो हाथ से वो छू के पता कर सकें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि पढ़ सकें और समझ सकें उस चीज़ को। तो वो है वो जो स्क्रिप्ट होती है, जो लिपि होती है, उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि या फिर ब्रेल स्क्रिप्ट। जिन्होंने बनाई हुई थी उनका नाम था लुईस ब्रेल, और उनका जो जन्मदिन था वो था 4 जनवरी को। उसी की मेमोरी में हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, 31 मई को हम क्या मनाते हैं? 31 मई के दिन हम जो मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है नो टोबैको डे। नो टोबैको डे। नो टोबैको डे जो है हम 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई सबसे पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट। ये कब सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी? ये करी गई थी 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इंडिया जो देश है, हमारी कंट्री ने 19 अप्रैल 1975 को कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी हुई थी? ऑप्शंस आपके पास में होंगे, सही आंसर आपको पता है, आर्यभट्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था और ये इंडिया की पहली सैटेलाइट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर? अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी जो सतह है, जो परत है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जानते हैं एक्सोस्फीयर के नाम से। एक्सोस्फीयर के नाम से जो है वो अर्थ की सबसे बाहरी सतह के नाम से जाना जाता है। जो सबसे पहली सतह होती है, सबसे निचली सतह होती है, ऐसे करते हैं यहाँ पे, उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। जो सेकंड लेयर होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। जो थर्ड लेयर होती है इसको बोला जाता है मीसोस्फियर। जो चौथी लेयर होती है इसको बोला जाता है थर्मोस्फियर। और जो लास्ट लेयर होती है, फिफ्थ लेयर जो होती है, लास्ट लेयर होती है, इसको बोला जाता है एक्सोस्फियर। तो अगर पूछेगा सबसे लोअर लेयर कौन सी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रोपोस्फियर। हमारा सबसे जो बोलेगा आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, तो आंसर हो जाएगा एक्सोस्फियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे छोटी जो चिड़िया है वो किसको बोलते हैं? किस छोटी चिड़िया का जो नाम है वो क्या है? वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। और जो ऑस्ट्रिच है ये लार्जेस्ट बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड। इन दी वर्ल्ड ये दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज। जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है मतलब जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि जब कोई जानवर जमीन के, जैसे उसकी डेथ हो जाती है, जमीन के अंदर ही वो क्या बन जाता है, उसके अवशेष बचते हैं, उसका जो मांस होता है, जो उसका फ्लैश होता है वो गल जाता है और सिर्फ जो हड्डियां वगैरह बचती हैं उसको बोलते हैं फॉसिल्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज। जो फॉसिल्स की स्टडी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर यहां होगा पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है। इसके अलावा बात करेंगे एरोलिथोलॉजी। एरोलिथोलॉजी क्या होती है? ये होती है स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स। स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स को हम बोलते हैं, उल्कापिंड की जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम एरोलिथोलॉजी। इसके अलावा है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये होती है स्टडी ऑफ improvising appearance
ऑफ अ पर्सन, स्टडी ऑफ इम्प्रोवाइजिंग अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। और जो डेंड्रोलॉजी है लास्ट हमारा, ये होता है स्टडी ऑफ ट्रीज। तो क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है वो पैलेंटोलॉजी है। इसके अलावा एरोलिथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स, डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ इम्प्रोवाइजिंग अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है, फिर सीक्रेट करती है। तो हमारा आंसर यहां होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है? जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है उसको रिलीज करना। इसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है? ये जो हार्मोन को रिलीज करती है इसको बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन को सीक्रेट करने का काम किसका होता है? ये होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करने का सीक्रेट काम का जो सीक्रेट स्रावित करने का जो काम होता है वो पीनियल ग्लैंड का होता है। और लास्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये काफी सारे हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, काफी सारे हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, इनको रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं, राज्य हैं, राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं, उनको राज्यपाल बोला जाता है। राज्यपालों को अपॉइंट कौन करता है? तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट करने का काम करते हैं। चलिए, तो जब यहां बात होती है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को भी कोई अपॉइंट करता होगा। वो कौन करता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट्स रूल वॉज फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है प्रेसिडेंट रूल? ऐसा कौन सा, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन होता क्या है, मैं आपको इस बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हर एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है, किसी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रूल होना चाहिए वहां पे। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती है, उस टाइम तक के लिए जो है वो प्रेसिडेंट रूल काम करता है। वहां पे प्रेसिडेंट जो है उनके आदेश या उनका शासन वहां पे चलता है। तो ऐसा कौन सा स्टेट था इंडिया का सबसे पहला जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल को लागू किया गया था? तो हमारा आंसर जो रहेगा वो है पंजाब। पंजाब में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया था। तो बच्चों आज की ये हमारी क्लास थी। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ कवर करे हुए हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो हमसे जरूर आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो है वो चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के अलावा आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता वहाँ पे आपकी करी जाएगी। उसके अलावा आपके, जैसे मैंने बताया हुआ कि अपकमिंग टाइम में आपकी और भी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, हमारी रीच बढ़े, वहाँ पे हमें पढ़ाने में और मज़ा आए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, खराब नहीं करते, खत्म करते हैं। बाकी हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कल सेम टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।